नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में अशांति को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट के अनुसार जंतुओं की 900 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गयी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप्स एक्सीलरेटर्स के लिए पारितंत्र विकसित करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के 66% अभिदाता आधार के साथ अटल पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रमुख हो गई है। और इसके अलावा इस अंक में बात करेंगे जैव ईंधन क्षेत्र में उभरते अवसरों के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में अशांति को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए असम के 5 विद्रोही समूहों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों को शामिल करते हुए एक अलग राज्य के लिए कार्बी विद्रोह उन कई विद्रोहों में से एक है जिनका असम द्वारा वर्षों से सामना किया जा रहा है। इस विद्रोह के अलावा बोडोलैंड आंदोलन और असम की संप्रभुता के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के नेतृत्व में संचालित एक आंदोलन असम राज्य द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख विद्रोह हैं। आइए बात करते हैं इस त्रिपक्षीय समझौते के मुख्य तथ्यों के बारे में। इसके तहत 1000 से अधिक ऐसे सशस्त्र कैडरों का पुनर्वास किया जाएगा जिन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया है और वे मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। केंद्र सरकार असम सरकार को आगामी 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज उपलब्ध कराएगी। इस पैकेज द्वारा राज्य कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं आरंभ करने में सक्षम होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्तता परिषद को अधिकाधिक स्वायत्तता का हस्तांतरण, कार्बी लोगों की पहचान, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा तथा परिषद क्षेत्र के केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्बी आंगलोंग असम का सबसे बड़ा जिला है। इसमें कई जनजातीय और निर्जातीय समूह जैसे कार्बी, बोडो, कुकी, दिमासा आदि अधिवासित हैं। कार्बी नस्लीय रूप से मंगोलाइड समूह से संबंधित हैं और भाषाई रूप से तिब्बती बर्मी समूह से संबंधित हैं। पीटी के लिहाज से ये तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस बार समझौता भी हुआ है। इसके अलावा भी आप मेंस के लिए इस तथ्य को नोट कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित एक स्वायत्त जिला है। वर्ष 1995 में इसे कार्बी आंगलोंग जिला परिषद से कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद में क्रमोन्नत किया गया था। अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट के अनुसार जंतुओं की 900 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। वर्ष 1964 में स्थापित संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट पादपों और जंतुओं की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति के संबंध में विश्व की सबसे व्यापक सूची है। IUCN अपने वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम में शामिल प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मानदंडों के एक समूह का उपयोग करता है। रेड डेटा लिस्ट IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल आदि द्वारा गठित की गई रेड लिस्ट पार्टनरशिप के तहत तैयार की जाती है। नई सूची में कई अपडेट किए गए हैं, जैसे कि कोमोडो ड्रैगन विश्व की सबसे बड़ी जीवित छिपकली है तथा इंडोनेशिया की स्थानिक प्रजाति है। इसे वल्नरेबल से एंडेंजर्ड सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी थ्रेटन्ड शार्क और रे प्रजातियों का अतिमत्स्यन हो रहा है। साथ ही वे पर्यावास क्षति एवं जलवायु में हो रहे अत्यधिक परिवर्तन से भी प्रभावित हैं। 7 सर्वाधिक व्यावसायिक मत्स्यन वाली टूना प्रजातियों में से 4 प्रजातियों की स्थिति में सुधार के संकेत दर्ज किए गए हैं। नवीनतम रेड लिस्ट के अनुसार IUCN ने आधिकारिक तौर पर ग्रीन स्टेटस भी लॉन्च किया है। ये विभिन्न प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति का आकलन करने तथा संरक्षण प्रभावों के मापन के लिए स्थापित प्रथम वैश्विक मानक है। IUCN को 1948 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। IUCN विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसमें 1400 से अधिक सदस्य हैं, जिसमें कि सरकार और नागरिक समाज संगठन दोनों संबंधित हैं। आइए अब आपको बताते हैं रेड लिस्ट का श्रेणी विभाजन। इसमें एक्सटिंक्ट का मतलब है कोई वैध संदेह नहीं है कि अंतिम प्रजाति भी समाप्त हो गई है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है प्राकृतिक सीमा के बाहर केवल कैप्टिविटी
कैप्टिविटी या प्रजनन केंद्रों में जीवित रह सकते हैं। वहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है कि इनके वनों में विलुप्त होने की अत्यधिक उच्च संभावना है। एंडेंजर्ड का मतलब है कि वनों में विलुप्त होने की बहुत उच्च संभावना है। वल्नरेबल का मतलब है वनों में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। नियर थ्रेटेंड मतलब निकट भविष्य में थ्रेटेंड श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना है। लीस्ट कंसर्न यानी कि इनकी आबादी इतनी स्थिर है कि इसके निकट भविष्य में विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। डाटा डेफिशिएंट का मतलब है विलुप्त होने के जोखिम का अनुमान लगाने के लिए प्रजातियों की बहुतायत या वितरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप्स एक्सीलरेटर्स के लिए पारितंत्र विकसित करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति अजय प्रकाश साहनी की अध्यक्षता में गठित की गई। ये उत्पाद नवाचार, विकास और समृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्टार्टअप एक्सीलरेटर यानी समृद्ध योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करेगी। ये समिति वर्तमान और आने वाले स्टार्टअप्स एक्सीलरेटर्स को समर्थन प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करेगी। उसके बाद ये एक्सीलरेटर सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हुए भारत की समस्याओं का समाधान करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स का चयन करेंगे और उन्हें इस कार्य में आगे बढ़ाएंगे। उन्हें चयनित स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित एक्सीलरेटर कार्यक्रम भी निर्मित करने होंगे। आइए अब बात करते हैं समृद्ध योजना के बारे में। इस योजना को हाल ही में 300 स्टार्टअप्स की पहचान करने और उनकी आगामी 3 वर्षों में ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क और वैश्विक पहुंच में सहायता करने के लिए आरंभ किया गया है। स्टार्टअप्स के वर्तमान मूल्यांकन और वृद्धि के चरण के आधार पर इनमें चयनित एक्सीलरेटर्स के माध्यम से 40 लाख रुपए तक का निवेश किया जाएगा। ये एक्सीलरेटर या निवेशक द्वारा संतुलित निवेश की सुविधा भी प्रदान करेगा। ये योजना माइटी स्टार्टअप हब द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आइए बात करते हैं भारत में स्टार्टअप तंत्र के बारे में। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। देश अब विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है। यूनिकॉर्न का मतलब है कि भारत का स्टार्टअप तंत्र 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का है। लगभग 40% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कार्यशील हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रमुख पहलें हैं। अगली खबर जीएस पेपर 2 से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के 66% अभिदाता आधार के साथ अटल पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रमुख हो गई है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के 4.2 करोड़ अभिदाताओं में से 66% या 2.8 करोड़ से अधिक ने वर्ष 2020-21 के अंत में अटल पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है। अटल पेंशन योजना के बारे में बात करें तो ये मई 2015 में सभी भारतीयों के लिए विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के निर्धन, वंचित वर्ग और श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए NPS के अंतर्गत कई प्रतिरूप विद्यमान हैं। अटल पेंशन योजना भी ऐसे ही एक प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके लिए पात्रता ये है कि 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। इस योजना के तहत अभिदाता को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की गारंटीकृत पेंशन राशि प्राप्त होगी। अभिदाताओं की मृत्यु के बाद उनके पति या पत्नी को समान पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर अभिदाता की संचित पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक स्वैच्छिक और परिभाषित अभिदाय आधारित बचत योजना है। NPS के तहत परिसंपत्ति और निधि की देखभाल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा की जाती है। इसे PFRDA द्वारा भारत न्यास ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत स्थापित किया गया है। वर्ष 2004 में आरंभ की गई और PFRDA द्वारा विनियमित ये योजना 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे निवासी हों या फिर अनिवासी। आइए बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक ऊर्जा क्षेत्र के बारे में, जिसके तहत हम बात करेंगे जैव ईंधन क्षेत्र में उभरते अवसरों की। वैश्विक स्तर पर कृषि से प्रत्येक वर्ष 140 बिलियन टन बायोमास उत्पन्न होता है। ये लगभग 50 बिलियन टन तेल के बराबर है। भारत में लगभग 235 मिलियन मीट्रिक टन अधिशेष फसल अवशेष उत्पादित होता है। इसमें से केवल 10% का ही जैव ईंधन में रूपांतरण होता है। इस अधिशेष फसल अवशेष के संपूर्ण उपयोग से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के 17
50% की पूर्ति की जा सकती है। जैव ईंधन एक ऐसा तरल ईंधन है जो जैविक सामग्री जैसे कि वृक्ष, कृषि अपशिष्ट, फसल या घास से प्राप्त होता है। इसके परिवहन क्षेत्र, ऊष्मा और विद्युत उत्पादन आदि में कई अनुप्रयोग हैं। जैव ईंधन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है और ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। आय के अलावा स्रोत के रूप में किसानों को लाभान्वित करने में सहायक है। बायोमास के प्रसंस्करण और भंडारण समाधानों के माध्यम से नए व्यवसायों के लिए अवसर और रोजगार सृजन को सक्षम बनाता है। आइए अब बात करते हैं जैव ईंधन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियों के बारे में। इसके लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू की गई। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री जीवन यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण जीवन योजना आरंभ की गई। वर्ष 2018 में गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबर धन योजना आरंभ की गई। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई द्वारा रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी रूको योजना का शुभारंभ किया गया है। मेंस की दृष्टि से ये सभी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जैव ईंधन के तहत प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी के तहत कौन कौन से स्रोतों को अपनाया जाता है। प्रथम पीढ़ी के तहत खाद्य योग्य जैव ईंधन का उपयोग किया गया, जिसमें चुकंदर, गन्ना, गेहूं और मक्का प्राथमिक स्रोत रहे। वहीं दूसरी पीढ़ी के तहत गैर खाद्य योग्य जैव ईंधन पर बल दिया गया, जिसमें काष्ठ, भूसा, घास और अपशिष्ट का उपयोग किया गया। इसके अलावा तृतीय पीढ़ी के तहत शैवाल आधारित जैव ईंधन पर बल दिया गया, जिसमें सूक्ष्म शैवालों और स्थूल शैवालों का उपयोग किया गया। और चौथी पीढ़ी के तहत पारवेधन आधारित जैव ईंधन यानी कि ताप अपघटन, सोलर टू फ्यूल, इंजीनियर्ड एल्गी और गैसीकरण तकनीकों का उपयोग किया गया। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। चीनी विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। दरअसल एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन भूमि या जल के ऊपर का हवाई क्षेत्र होता है, जो किसी राष्ट्र को अपने संप्रभु हवाई क्षेत्र में संभावित घुसपैठ का पता लगाने में मदद करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान करता है। ये देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की सीमा से परे विस्तृत होता है। ADIZ कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते नहीं होते हैं। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों के ADIZ एक दूसरे का अतिव्यापन कर सकते हैं। हालांकि कोई देश बिना किसी सूचना के उसके ADIZ में प्रवेश करने वाले विमान पर हमला नहीं कर सकता है। सिम्बैक सिंगापुर भारत द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 28वां संस्करण है। इसे दक्षिण चीन सागर में कोविड-19 महामारी के कारण बिना किसी मानवीय संपर्क के एट सी ओनली अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। वर्ष 1994 में आरंभ किया गया सिम्बैक किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा चलने वाला निर्बाध द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। इसका महत्व ये है कि ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में हितों की बढ़ती एकरूपता का प्रतिबिंब है। स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट ये कोयला संसाधनों के बेहतर मूल्यांकन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया एक नया सॉफ्टवेयर है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। ये विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी भी है। ये कोयला अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण का उपयोग करके पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह के नीचे पतले कोयले के संस्तरों की पहचान करने और कोयला संसाधनों के मूल्यांकन में सुधार करने में सहायता करेगा। ये मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर कोयले के अन्वेषण में समय तथा लागत की बचत करने में भी मदद करेगा। इस तरह से कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में गूगल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक निक्षेप समझौता। गूगल ने अपने भुगतान वॉलेट के उपयोगकर्ताओं को सावधि जमा यानी निक्षेप की पेशकश करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस प्रकार की जमा राशि को प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा गारंटी द्वारा कवर किया जाएगा। वर्ष 2021 की भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों के बारे में चिंता व्यक्त की थी। बड़ी तकनीकी कंपनियों में कभी कभी अपारदर्शी व्यापक शासन संरचनाएं होती हैं और इनमें वित्तीय सेवाओं में प्रभावी अभिकर्ता बनने की क्षमता होती है।
सरकार भारतीय लेखा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ संरेखित करने के लिए प्रयास कर रही है। भारतीय लेखा मानक यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ भिन्नताओं जिन्हें कर्व आउट कहा जाता है, इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आधारित है। अब इंडास यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बीच अंतराल को समाप्त करने के लिए इन कर्व आउट्स को हटाया जा सकता है। वित्तीय विवरणों के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को पूर्ण रूप से अपनाने से उन कंपनियों को लाभ होगा जो विदेशों में सूचीबद्ध होने के साथ साथ वैश्विक विलय और अधिग्रहण की तलाश में हैं। भारतीय कंपनियों ने पूर्ववर्ती सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप के स्थान पर अप्रैल 2016 से इंडास को अपनाना आरंभ किया था। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बैंकों द्वारा अपनाया जाना अभी शेष है। डॉपलर मौसम रडार। हाल ही में जम्मू में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय में अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार और जीपीएस आधारित स्वदेशी पायलट सोंडे का उद्घाटन किया गया। डॉपलर वेदर रडार डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इसमें तरंग स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति के आधार पर तरंग की आवृत्ति में बदलाव आते हैं। मौसम की निगरानी के लिए डॉपलर वेदर रडार वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संकेत भेजती है जो वर्षा की बूंदों या हिम से टकराकर वापस रडार की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। यह गंभीर मौसम की स्थिति में पूर्व चेतावनी के लिए अग्रिम सूचना प्रदान करने में मदद करके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में सहायक है। निपा वायरस। हाल ही में केरल के कोझिकोड जिले में निपा वायरस से एक बालक की मृत्यु का मामला सामने आया है। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, साथ ही ये एक प्रकार का राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। ये मनुष्यों में अपने प्राकृतिक मेजबान फलाहारी चमगादड़ या संक्रमित व्यक्तियों या दूषित भोजन के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैलता है। वर्तमान में इसके लिए कोई विशेष उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है तथा इसमें केवल प्राथमिक उपचार के रूप में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। वन्यार आंदोलन। वन्यार आंदोलन वर्ष 1986 में आरंभ हुआ था। यह आंदोलन वन्या कुल क्षत्रियों या वन्यारों द्वारा राज्य सेवाओं में 20% आरक्षण और केंद्रीय सेवाओं में 2% आरक्षण की मांग पर आधारित है। वन्यार तमिलनाडु के सबसे बड़े और सर्वाधिक संगठित पिछड़े समुदायों में से है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान। तालिबान ने पंजशीर घाटी पर पूर्णतः अधिकार करने का दावा किया है। पंजशीर हिंदुकुश पर्वत में अवस्थित है और ये संपूर्ण घाटी पंजशीर नदी के तट पर स्थित है जो घाटी की लंबाई के साथ साथ प्रवाहित होती है। इस घाटी की लगभग 100% आबादी नृजातीय ताजिकों की है। यहाँ पर चांदी और पन्ना सहित कई प्रकार के कीमती रत्न और दुर्लभ मृदा तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसे आक्रमणकारियों के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी इसे विजित करने में सफल नहीं हो सका था। इसके सीमावर्ती देश हैं अफगानिस्तान एक भू आबद्ध देश है जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत से घिरा हुआ है। गिनी में एक सैन्य तख्ता पलट ने तत्कालीन सरकार को भंग कर दिया है। गिनी पश्चिमी अफ्रीका का देश है और अटलांटिक तट पर अवस्थित है। गिनी में गाम्बिया और नाइजर नदी बहती है। इसके सीमावर्ती देश हैं कोटे डी आइवर यानी आइवरी कोस्ट, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, सिलिगन और सियरा लियोन। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए तथा बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।